दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी ने हमारे चैनल को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी की नई शिफ्ट के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इनके डिटेल सॉल्यूशन। तो जो चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, हमने 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के सारी शिफ्ट अभी तक हमारे चैनल पे कवर करी हैं। तो आप लोग उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसको देखना हो वहाँ पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट में देख सकता है। आगे बढ़े हम लोग, उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि एसएससी के नोटिस का हम पूरा सम्मान करते हैं और उससे ज़्यादा हम सम्मान करते हैं स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स का, जिन्होंने पहले ही एग्ज़ाम दे दिया है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम कोई भी क्वेश्चंस की एग्जैक्ट लैंग्वेज डिस्कस नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट ऑप्शंस वाले फॉर्मेट से अब हम हट गए हैं, ऑप्शंस आपको नहीं दिया करेंगे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए आगे के लिए मैं सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक्स, एग्जैक्ट टॉपिक्स पे मैं सारे फैक्ट्स और फिगर्स डिस्कस करने वाला हूँ। सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा ताकि आगे वाले और उनके बेस जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आगे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या आने वाला है वो सारा इसमें होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, हम सब लोगों को पता है कि आज गणेश जी की चतुर्दशी है। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं देता हूं। और आपके लिए मैं भगवान गणपति से स्पेशल प्रेयर ये करूंगा कि जिस प्रकार कर्ण जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम में अपनी विद्या को भूल गया था, वो समस्या आप लोगों के साथ कभी भी ना आए। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है वो 100% आप एसएससी के एग्ज़ाम हॉल में दे के आए। यही गणपति से मैं आपके लोगों के लिए प्रेयर करूँगा। और ये पिक्चर मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट करी है क्योंकि इसमें गणपति जी अपनी माता के साथ बैठे हैं। दोस्तों, जब आप एसएससी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आपकी मम्मी से ज़्यादा आपको और कोई प्यारा नहीं होगा। उनकी आंखों में जो खुशी होगी, उसी की मैं आपके लिए माता गौरी से मनोकामना करता हूँ कि वो जैसे उनके बच्चे को उन्होंने सफल किया वैसे वो आप सभी को भी सफल करे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में आज गणपति बप्पा मौर्य आप लोग ज़रूर लिखें। और हम लोगों को क्या क्या इस वीडियो में चेंज करना है आगे, वो आप हम लोगों को ज़रूर बताएं। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी चौदस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस बार एसएससी में सेलेक्ट हो जाएं, दोबारा आपको एसएससी का एग्ज़ाम ना देना पड़े, यही मेरी बेस्ट विशेष है। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गणपति बप्पा मौर्य आज कमेंट करें। आ जाइए पहला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। अब जैसे क्वेश्चन तो क्या था कि है ना, कौन से ईयर में पूछा गया है, लेकिन वो एग्जैक्ट तो वैसा नहीं आने वाला है, राइट। तो गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड हम सारी इसकी डिटेल्स डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो ये साइन ही क्यों किया गया था, क्योंकि गांधी लेड कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल को बॉयकॉट कर दिया था। तो गवर्नमेंट को लगा कि जो सेकंड राउंड टेबल है उसके लिए हमें कांग्रेस का सपोर्ट जरूरी है उसको सफल करने के लिए। तो इसलिए गांधी जी और इरविन के पैक्ट में, इरविन उस समय लॉर्ड इरविन वाइस रॉय थे, पैक्ट साइन किया गया था 4 शर्तों के ऊपर, जिसमें इरविन की तरफ से एक ही शर्त थी कि गांधी जी जो हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। साइन कब किया गया था? 5 मार्च 1931। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से ईयर में पूछा गया था। अब वो तो होएगा नहीं। आप इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, 4 कंडीशंस क्या थी कि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रखा था उसको वो सस्पेंड कर देंगे। दूसरा, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स होगा। तीसरा होगा पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चौथा होगा नमक बनाने का अधिकार। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी तो फिर गांधी जी ने क्या करा था? डांडी सत्याग्रह। तो डांडी किस डेट पे हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि गांधी जी के ऊपर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, जगन्नाथपुरी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। अब जगन्नाथपुरी का मंदिर किस भगवान से रिलेटेड है? सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको तो बच्चे बच्चे को पता होगा, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे बच्चे को पता होगा कि जगन्नाथपुरी में कृष्ण का भी सबसे आनंदमयी अवतार भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, ठीक है। तो कृष्ण, शिव, सूर्य या फिर ब्रह्मा नहीं, केवल कृष्ण, ठीक है। आ जाइए, आर्टिकल 123 के ऊपर एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्डिंग हम लोग नहीं बताएंगे, ऑप्शन नहीं बताएंगे। आर्टिकल 123 है क्या और इसके आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। जब हम लोगों को पता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो और सरकार को इमीडिएटली कोई एक्शन लेना हो तो वो ऑर्डिनेंस रूट से होता है। तो वो किसके पास ऑर्डिनेंस की पावर है? प्रेसिडेंट के पास। कौन से आर्टिकल में? भारतीय संविधान के आर्टिकल 123। अच्छा, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है। तो जनरली जो हमारे संविधान में दिया है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होगी, सेशन चालू होने के 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट को उस प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को या तो अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। तो 6 वीक ऑफिशियल हो गया।
लेकिन इसमें एक लूप होल है। लूप होल क्या है कि पार्लियामेंट की सिटिंग जो है एक और दूसरी के बीच में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 6 महीने का अंतर हो सकता है। बाय लॉ 6 महीने के अंदर असेंबल होनी चाहिए। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये ऑफिशियल जो है ऑर्डिनेंस की लेंथ हो सकती है। ऑफिशियली 6 वीक है और लूप होल के साथ 6 मंथ 6 वीक। ठीक है। और प्रेसिडेंट को अगर ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना हो तो क्या उसमें पार्लियामेंट की जरूरत है? नहीं, किसी भी समय पे वो विड्रॉ कर सकता है। आर्टिकल 123। डीपीएसपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि बी आर अम्बेडकर ने इस डीपीएसपी के बारे में क्या कहा गया है। तो हमें बी आर अम्बेडकर का तो पूछ चुका है। बी आर अम्बेडकर ने एक्चुअली कहा था डीपीएसपी के बारे में कि ये नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन ग्रैनवेल ऑस्टिन जो है, ग्रैनवेल ऑस्टिन के बारे में हम क्यों पढ़े, हमें क्या मतलब? इन्होंने भारतीय संविधान पे टिप्पणी करी है और ये बहुत बड़े संविधानज्ञ थे और इनकी टिप्पणी को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन्होंने डीपीएसपी के लिए क्या कहा है? कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस है डीपीएसपी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, आगे के शिफ्ट में शायद आ सकता है। हिंदू कॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन था। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। हिंदू कॉलेज में डेविड हरे जी ने हेल्प करी थी, उसके साथ साथ हेल्प मिली थी अलेक्जेंडर डफ की। एस्टैब्लिश का श्रेय किसको मिलता है? राजा राममोहन रॉय को मिलता है और उन्होंने कोलकाता में 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। राजा राममोहन रॉय के ऊपर और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को कवर कर लीजिए मेरे साथ यहीं पर ही, ताकि प्रोबेबल क्वेश्चन आपको पता हो। 1825 में राजा राममोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी। अच्छा, इनको राजा क्यों कहा जाता है? राजा एक्चुअली टाइटल है जो कि अकबर टू कौन है? मुगल शासक जो उस समय दिल्ली में राज्य करता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजा का टाइटल इन्हें किसने दिया था? तो वो दिया था अकबर 2 ने। दूसरी कहानी ये है कि ब्रह्मो समाज की। तो वही ब्रह्मो समाज का भी इस्टेब्लिश करा था राजा राममोहन रॉय ने। तो वो इस्टेब्लिश करा था 1828 में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया। लेकिन गांधी जी के गुरु जी ने किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा? राजा राममोहन रॉय को। दोस्तों, पूरा डिटेल में आपके लिए लेकर आए हैं, सारे आगे के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, लेकिन आज गणपति बप्पा मोरया कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है। इनमें से कौन सी जायद क्रॉप नहीं है? जायद क्रॉप होती क्या है भाई? इंडिया में 3 फसलों के सीज़न होते हैं, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? खरीफ, रबी और जायद। तो जायद जो होती है वो खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है। सबसे पहली बात, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, जायद क्या कोई बहुत प्रोमिनेंट है? नहीं, क्योंकि जायद ऐसे समय पे उगती है जहाँ पे एग्रीकल्चर को पानी नहीं मिलता। तो बहुत ही छोटी छोटी क्रॉप्स हैं। पहले हमें रबी के बारे में पता होना चाहिए, हमें खरीफ के बारे में पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो रबी कब बोई जाती है? विंटर में, जिसका मतलब है अक्टूबर दिसंबर के बीच में। और हार्वेस्ट करी जाती है स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब पतझड़ का जो समय आ जाता है। तो रवि की क्रॉप्स का एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए, आगे की शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। ठीक है, ये होता है। जायद क्या है? इसको फिल्टर क्रॉप भी कहा जाता है। ये बोई कब जाती है? मार्च से जून के बीच में। इसके एग्जाम्पल क्या है? कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब अपनी खीरा ककड़ी, पम्पकिन मतलब कद्दू, टमाटर। बिटर ग्रॉड क्या होता है? बिटर ग्रॉड, ये आप लोग कमेंट करके बताएं हिंदी में बिटर ग्रॉड को क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा लफड़ा है। ठीक है, ये इनमें से एक एग्जाम्पल दे के जायद क्रॉप कौन सी नहीं है, इस तरीके का कुछ पूछा गया था, तो हमें ये ध्यान रखना है। खरीफ के क्या एग्जाम्पल है? खरीफ का एग्जाम्पल है राइस, मेज़, मूंगफली, सोयाबीन। ये एक इसमें एक्सेप्शन आता है कि बंगाल में तीनों सीज़न में, क्योंकि पानी बहुत है बंगाल में, तो वहाँ पे तीनों सीज़न में चावल उगता है। 3 सीज़न रबी, खरीफ और जायद को क्या कहते हैं? औस, अमन और बोरो। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? राइस। बंगाल में राइस जो है वो जायद हो सकती है। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। आ जाओ, नॉमिनेटेड सीट्स बाय प्रेसिडेंट, 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमें तो प्रोविजन देखना है। पहली बात तो ये प्रोविजन बोरो कहाँ से किया गया है? आयरलैंड से। संविधान में हमारे संविधान वालों ने कहाँ से चुराया? आयरलैंड से। आर्टिकल पूछा गया था कौन सा है, तो हमें वो ध्यान रखना है, आर्टिकल 82। ठीक है। अब नॉमिनेटेड सीट्स कितनी होती हैं? 12। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं करेगा, राज्यसभा में 12 सीटें नॉमिनेट कर सकता है। और उसका टेन्योर क्या होगा? 6 साल के लिए। तो लोकसभा का जो टेन्योर एक एमपी का क्या होता है? 5 साल का, लेकिन राज्यसभा का 1 साल का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन कर सकता था प्रेसिडेंट पहले, जो कि प्रोविजन था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब वो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था वो लोकसभा में होता था। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, ये हमें पता होना चाहिए, 250।
और वो किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 80 में। ये पूरा मैंने राज्यसभा का और नॉमिनेशन का कवर करा दिया है। यहाँ से आएगा तो आप अर्जुन बन के तीर मारोगे, कर्ण बन के आपका चक्का नहीं फंसेगा, ठीक है। तेरह ताली फोक डांस किस स्टेट का है? तेरह ताली से रिलेटेड था क्योंकि मेरे राजस्थान का है, तो इसके बारे में मैंने खूब तेरह ताली को देखा हुआ है, खूब इसके हमने जो रामदेव जी और तेजा जी के यहाँ ये होता है तो ये इसका आंसर क्या है? ना यूपी में, ना एमपी में, ना आंध्र प्रदेश में, ये है राजस्थान में। तेरह ताली को कौन सी जनजाति करती है? ये बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर है कामड़ जनजाति। ये हमारे रंगीलो राजस्थान का है। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजते हैं? चौतारा और मंजीरा, ठीक है। रामदेव जी और तेजा जी दोनों के में ये रिलीजियस डांस में होता है। और शिव पार्वती के रूप में भी बहुत से हमारी कामड़ जाति की महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं, ठीक है। ये हमारा कवर हो गया। आर्टिकल 32 ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है, ये आने के लिए तैयार है। जैसे हमने देखा था कि भाई डीपीएसपी को क्या कहा था बी आर अम्बेडकर ने, ऐसे आर्टिकल 32 के बारे में डिफरेंट लोगों ने क्या कहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा कि ये है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दिल और आत्मा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को और क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और इसका अर्थ, इसमें हमें पावर क्या है? यह है राइट ऑफ कॉमन मैन टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, ठीक है। ये वही आर्टिकल है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए दोस्तों। मोस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आगे वाली शिफ्ट वाली भी देख रहे हो तो उनका और कहीं जाके गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सब मैंने इसमें ही कवर कर दिया। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन पूछी थी श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो ये ऑप्शन में ही देख के पता चलेगा गल्फ ऑफ मन्नार है कहाँ पे। अरे भाई, जब भगवान राम ने लंकापति रावण को मारने के लिए जो राम सेतु बनाया था उसके नॉर्थ में गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। राम सेतु के नॉर्थ में तो हमारे तमिलनाडु, तो इंडिया के लिए साउथ है, श्रीलंका के लिए नॉर्थ है, राम सेतु के ऊपर है। जो भी ऑप्शन थे उनके, जो भी लैंग्वेज थी वो आप उस हिसाब से देख लें। आ जाइए 11 पे, नवरत्न ऑफ अकबर पे। अकबर का तो मतलब पागल हो गई है एसएससी, अकबर पे क्वेश्चन पूछे जा रही है। नवरत्न ऑफ अकबर हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे बैरम खान को। तो बैरम खान को वकील उस सल्तनत कहा गया है। सब लोगों को पता होगा कि 13 साल की उम्र में अकबर की जब ताजपोशी हो गई थी तो उस 13 साल के बच्चे को भारत के तख्त पे ताबीज़ करने वाला कौन था? बैरम खान। इसलिए वो वकील उस सल्तनत के जो ऑफिशियल टाइटल है वो उन्होंने धारण किया था, ठीक है। एसआई यूनिट से रिलेटेड पूछा था इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैं सारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लेके आ गया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की खुद की ऑफिशियल एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूटन पर कुलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलम। इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है? वॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है? वोल्ट मीटर। तो ये कहानी हमको सारी याद रखनी है, ये आगे भी आ सकता है, इसलिए हम लोगों को इसकी तैयारी पूरी मैंने सारी यहीं पे कवर कर दी है, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को गूगल ना चलाना पड़े इसलिए सारी तैयारी मैंने खुद ने ही कर दी है। 1980 की आईपीआर पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, लेकिन अब वो क्या क्वेश्चन था, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या थी वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। कंट्रीज एंड देयर लैंग्वेज, ये पहले की शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। तो ये पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, भूटान में जोकला बोली जाती है, म्यांमार में भमरी बोली जाती है और अफगानिस्तान में दारी बोली जाती है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आ जाइए 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंगो शावर से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा इसलिए क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या थी, ऑप्शन क्या थी, वो सब छोड़ो। मैंगो शावर और उससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स को आप लोग कवर करो, ठीक है। मैंगो शावर क्या है? प्री मानसून शावर्स है। प्री मानसून मतलब मानसून के पहले आने वाले। इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस पूछता है। इनको मैंगो शावर्स कहा ही क्यों जाता है? क्योंकि ये मानसून से पहले आते हैं और आम के जो बगीचे होते हैं उनको तरोत्तर कर देते हैं, जिससे आपके मैंगो में जो एक स्पेशल फ्लेवर आ जाता है। क्योंकि उस समय बैक्टीरिया और एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है कि मैंगो को फ्लेवर करने में और ग्रो करने में ये मज़ा देते हैं, तो इसलिए इनको मैंगो शावर से कहा दिया गया है। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही प्री मानसून फिनोमिना होता है जिसे काल बैसाखी कहते हैं। काल मतलब काल, लिटरली काल, ऐसी तेज तेज हवाएं कि आपकी आत्मा शरीर छोड़ दे। सेम कॉन्सेप्ट आसाम में होता है जिसे बारडोली चेरा कहते हैं, ठीक है। आ जाइए नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर एक क्वेश्चन था। ऑप्शन में पूछा गया था कि भाई कौन कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है, तो ऑप्शन तो क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहते हैं
तो इसलिए हम लोग अपने मर्जी से ऑप्शन बनाए हैं, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज का पार्ट है। डिविडेंड्स, जैसे अभी आरबीआई ने 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिया है, तो वो क्या है, डिविडेंड के फॉर्म में दिया है। इंटरेस्ट, मतलब हम लोग जब गवर्नमेंट किसी को भी लोन देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया, बैंक को दिया, तो उससे इंटरेस्ट की कुछ कमाई होती है, तो वो इंटरेस्ट हो गया। फाइन्स और फीस, फाइन लगा दिया, फीस लगा दी किसी के ऊपर भी, जैसे एनजीटी फाइन लगा देती है, तो वो कहाँ जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कैसे, तो गवर्नमेंट बहुत सारी पीएसयूज चलाती हैं, तो उन पीएसयूज के ऊपर जो वो प्रॉफिट कमाती हैं तो वो गवर्नमेंट को देती हैं, वो कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। आ जाइए, सुलोचना चौहान इनमें से किस शैली से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सुलोचना चौहान कौन है, ये लावणी सिंगर है महाराष्ट्र की। लावणी बहुत फेमस डांस फॉर्म है, गाने की शैली है जो महाराष्ट्र से है, उसकी ये सुलोचना चौहान है। 2023 बुडापेस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इस पे क्वेश्चन था, ये सारा ही डिस्कस कर दूंगा अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद, तो इस पे आप लोग ध्यान देना, अभी आ जाएगा। हाफ आवर डिस्कशन, 1 आवर डिस्कशन, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी वो पता ही नहीं है बच्चों को, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, पार्लियामेंट में होता है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के ऊपर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, सेमीफाइनल का पूछा था, फाइनल का पूछा था। क्वेश्चन ये था कि सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच क्यों था। अच्छा, सेमीफाइनल क्यों पूछा, क्यों मौत आ गई, फाइनल नहीं पूछा, क्योंकि सेमीफाइनल में इंडिया बाहर हो गई थी, तो बच्चों को इंडिया का याद रहे, क्वेश्चन रेलेवेंट रहे, इसलिए एसएससी ने सेमीफाइनल का पूछा था। इस पे बेस सारे फैक्ट लेके आ गया हूँ, इसमें से कुछ भी पूछा जाए वो आपको अब आ जाएगा। इसका होस्ट कौन था, साउथ अफ्रीका। इसमें जीता किसने था T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। रनर अप कौन था इसका, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका का, तो वेन्यू भी साउथ अफ्रीका और हराया भी साउथ अफ्रीका को। जीता कौन, और एशले। वुमेन ऑफ द सीरीज, जैसे अपने मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर जो हैं, अब इन्होंने रन बनाए 110, विकेट लिए 10। 110 तो अपना गब्बर शेखर धवन एक एक मैच में मार देता था, शिखर धवन अपना विराट कोहली, लेकिन यहाँ पे वुमेन ऑफ द सीरीज पूरे इन्होंने टूर्नामेंट में 110 रन बनाए, इनसे ज़्यादा कोई बना नहीं पाया। प्लेयर ऑफ द मैच अगर फाइनल का पूछ ले जाता है तो बेथ मूनी है। प्लेयर ऑफ द मैच सेमीफाइनल का, जिसमें इंडिया हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, तो वो ही एशले गार्डनर है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है, लौरा वुलवार्ट, अब ये नाम यही है लौरा, मैं मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ। 230 रन बनाए इन्होंने 6 मैचों में। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थी, सोफी थी, इन्होंने 11 विकेट लिए 5 मैचों में, ठीक है, ये सब हमें याद रहना चाहिए। ग्रीनार्ड रीएजेंट, तो ग्रीनार्ड रीएजेंट क्या नाटक है, ग्रीनार्ड रीएजेंट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, इसका फॉर्मूला पूछा गया तो ऑप्शन देके, तो जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ ताकि अगर कुछ भी ऑप्शन हो आप अपने आप कर पाएँ। RMgX, तो मैग्नीशियम Mg वो तो एसेंशियल है ग्रीनार्ड रीएजेंट में। एक्स का मतलब क्या है, एक्स मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से होते हैं, ये फ्लोरीन हो गया, अपना क्लोरीन हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद आर क्या है, एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, तो इस फॉर्मेट में RMgX में कोई भी ऑप्शन आपको दिखे टिक मारना था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अ फ्लावर पार्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट के एग्जैक्ट यही ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कार्ल्स कैरोला, एंड्रोमीशियम और स्पाइन, ये क्या क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। एंड्रोमीशियम होता क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेखवान तुर्की गलत लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब फूलों में भी मेल और फीमेल होते हैं, उसमें जो प्रजनन करने का मेल का अंग होता है उसको एंड्रोमीशियम कहते हैं। कार्क्स क्या है, आउटर मोस्ट हॉल, मतलब जिसको अपन लोग कली कहते हैं ना, कली जब खिली नहीं है उसके ऊपर पंखुड़ियाँ चिपकी हुई हैं, पेटल्स हरी वाली, तब उसको कार्क्स कहा जाता है। ये क्या करता है, कली को पचाता है। कोरोला क्या कहा करता है, कोरोला, कोरोना नहीं कोरोला, ये कलेक्शन है पेटल्स का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो ही इसका आंसर है, विलायत खां, ये पुराना ऑप्शन है, यहीं तक ही है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हमने और भी वीडियोस बनाए हैं हम लोग, हमारी वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं। गणपति बप्पा।